Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS, and this is a series in which we cover the NCERTs through MCQs. Today we will be discussing Asian history, and the topic that will be covered will be the Vedic age, which we will cover through the MCQs. Although initially हमारी जो सारी classes थी वो live थी, लेकिन अभी we have the lockdown curfews हैं. Still अगर आपको कोई भी query होगी आप comment section में लिखिए and हम उसका ज़रूर जवाब देंगे जितनी जल्दी हो सके. इस जो सेशन है इसमें हम वैदिक एज कवर करेंगे, जिसमें हम ये एनसीईआरटीज कवर करेंगे. क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी, चैप्टर 5 रोमिला थापर, क्लास 6 क्लास 11 माखन लाल एंड आर.एस. शर्मा, ये सारी जो बुक्स हैं हम कवर करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज द ओल्डेस्ट वन. तो ये जो चार हमारे मेन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद एंड अथर्ववेद, इसमें से कौन सा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है. सो द करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद. ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है हमारा. बोला जाता है कि अराउंड 3500 ईयर्स अगो इसे कंपोज किया गया था. इसमें हाइम्स हैं हजारों के, उसमें अमाउंट में हाइम्स हैं इसके अंदर, जिसको हम सुक्ता भी बोलते हैं. एंड इनमें है क्या, जो हमारे अलग अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनकी प्रेज की गई है इन हाइम्स के थ्रू. तो सोल्यूशन था इसका ए. और इसका जो सोर्स है दैट इज द क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 5 पेज नंबर 43. इसमें यहाँ से ये देखिए, देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद है. एंड ओल्डेस्ट वन जो है यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास ऋग्वेद है. और जो गॉड्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, ऋग्वेद में जिनका ज्यादा मेंशन है वो है अग्निदेव, द गॉड ऑफ फायर. वो ह्यूमंस के बीच में, गॉड के बीच में एक जो है मिडल मैन बोल सकते हैं आपने, कनेक्शन जो प्रोवाइड करते थे. फिर है इंद्रदेव जो कि वॉरियर गॉड हैं. उसके बाद है सोम है जो कि एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था. So the next question is consider the following pair of Vedas and their descriptions. तो एक साइड आपको वेद दिए गए हैं और साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन. तो आप में ने ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है. तो वेद तो हमने देख लिए चार कौन से हैं, अब उनमें कंटेंट क्या है. पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स. दूसरा सामवेद, अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद. थर्ड यजुर्वेद, अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स. फोर्थ अथर्ववेद, अ कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूला. तो पहला जो ऑप्शन है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वन जो है कलेक्शन ऑफ हाइम्स है. तो आपको पता लग गया कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है. ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि 2, 3 एंड 4 में से कौन से गलत हैं. तो सामवेद जो है ये भी बिल्कुल सही है कि सामवेद के अंदर कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है जो कि मोस्टली ऋग्वेद में से लिए गए हैं. सेकेंड इज ऑल्सो राइट. So this option is eliminated and this option is eliminated. तो हमारे पास क्या बचता है, C, 3 and 4. तो जो यजुर्वेद है इसमें सेक्रीफाइसेस कैसे करने हैं उनको लेके जो कंटेंट है वो दिया गया है यजुर्वेद में. और जो अथर्ववेद है उसमें स्पेल्स एंड चार्म्स जो है, जैसे जादू टोना जैसी चीजें हैं, वो अथर्ववेद में दी गई हैं. तो 3 and 4 जो है वो गलत मेंशन्ड है आपके पास. तो वेद हमने देख लिया क्या क्या है इसमें. ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, सॉन्ग्स हैं सामवेद में, यजुर्वेद में है सैक्रिफाइसेस के फॉर्मूलाज हैं, अथर्ववेद में है स्पेल्स एंड चार्म्स है. सबसे पुराना हमारे पास कौन सा है, ऋग्वेद है. काफी बेसिक है बट ये आपको पता होने चाहिए चार वेद क्या हैं और कहाँ उनमें क्या कंटेंट दिया गया है. ये हमारे पास माखन लाल की ओल्ड एनसीईआरटी है चैप्टर 9, उसमें ये जो है आपको वेदास के बारे में बेसिक्स प्रोवाइड किए गए हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज मेंशन्ड इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स. तो जो हमारा वैदिक पीरियड है उसमें बैटल ऑफ 10 किंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एक नदी के किनारे हुआ था. तो वो कौन सी नदी है, सिंधु रिवर, नदी तारना रिवर, पुरुषनी रिवर एंड अक्षिनी रिवर. तो जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है वो हुआ था हमारा, वो जो मेंशन है, जो रिवर मेंशन है वो है पुरुषनी रिवर. तो जो पुरुषनी रिवर है इसे मॉडर्न डे रावी के साथ आइडेंटिकल माना जाता है कि रावी जो है वही पुरुषनी रिवर है. इसे हम 10 राजन्य बैटल भी बोलते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक बैटल है. ये जो हमारा हमने कंटेंट लिया है ये लिया आर.एस. शर्मा चैप्टर 8 पेज नंबर 72 के अंदर. तो जो भारत वर्ष है ये बोला जाता है कि जो हमारे किंग भारत हैं उनके नाम से हमने भारतवर्ष नाम रखा था.
तो भारता जो था वो रूलिंग क्लैन होता था और इसे अपोज करते थे होस्ट ऑफ 10 किंग्स। जो 10 किंग्स थे उनमें से 5 थे आर्यन ट्राइब्स और 5 थे नॉन आर्यन ट्राइब्स। तो ये बैटल जो है ये भारतास के बीच में, एक साइड पे भारतास थे और एक साइड पे 10 किंग थे, तो उसे बैटल ऑफ 10 किंग्स बोला जाता था। और ये रिवर पुरुषनी है, उसके आइडेंटिकल टू रिवर रावी है, वहां पे ये लड़ा गया था। एंड इट गेव विक्ट्री टू दी सुदास, एंड यहाँ पे भारत जो क्लैन है उसकी सुप्रीमेसी हो गई थी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोसाइटी ऑफ वैदिक एज। वैदिक एज में सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला है ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल इन कैरेक्टर। क्या पेट्रियार्कल सोसाइटी थी ऋग्वेदिक सोसाइटी जो? सेकेंड, प्रैक्टिस ऑफ लेवरेट एंड विडो रीमैरिज वॉज फाउंड इन ऋग्वेदा। एंड थर्ड, सती सिस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एट सम साइट्स। तो इसमें भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। ऋग्वेदिक सोसाइटी के अंदर थोड़ा थोड़ा पेट्रियार्कल कैरेक्टर हमें मिलता है। इफ अ कपल हैड 2 चिल्ड्रन, एक बेटा एंड बेटी, जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बेटे के पास जाती थी, बेटी को प्रॉपर्टी तभी मिलती थी इफ शी वाज द ओनली चाइल्ड। तो सेकंड है प्रैक्टिस ऑफ लेवरेट एंड विडो रीमैरिज जो है वो ऋग्वेद में पाई जाती थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऋग्वेद में विडो रीमैरिज की प्रथा है, लेकिन फिर हमारी सोसाइटी किस तरीके से डिटेरियोरेट हुई है कि हमें फिर कितना लड़ना पड़ा है। विडो रीमैरिज आज भी कितना बड़ा टैबू है। तो विडो रीमैरिज के लिए काफी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फाइट किया था। हमारे जो 1850s है, अर्ली 1900 है, विडो रीमैरिज की एक्सेप्टेंस के लिए। तो ऋग्वेदिक पीरियड में विडो रीमैरिज थी। थर्ड इज सती सिस्टम। सती जो है बिल्कुल प्रैक्टिस करने की कहीं पे भी कोई भी एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है? ए, 1 एंड 2। तो देयर सीम्स टू बी नो प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम। लेकिन हमें नियोग का कॉन्सेप्ट है। नियोग मतलब कि लेवरेट, मतलब कि अगर एक विडो चाइल्डलेस होती थी और मतलब बच्चा होने से पहले ही उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो शी कुड कोहैबिट विद हर ब्रदर इन लॉ फॉर अ चाइल्ड। तो ये थोड़ा सा डेरोगेटरी जो उस टाइम पे सिस्टम था वो एग्जिस्ट करता था। अब इसका सोर्स क्या है? माखनलाल ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 9। तो वहां पे जो सोसाइटी है उसके बारे में दिया गया है कि कैसी जो हमारी सोसाइटी है वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन उस टाइम पे जो ये वर्ण थे, जो वर्ण सिस्टम था हमारा, ये जॉब पे बेस्ड था, ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। तो टीचर और प्रीस्ट तो थे वो ब्राह्मण्स थे, रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर थे वो क्षत्रिय थे, जो फार्मर्स मर्चेंट्स थे वो वैश्य थे, और जो लेबर थी वो थी शूद्रास थे, वो लेबर की कैटेगरी में आते थे। तो जो आपका ऑक्यूपेशन है वही आपका वर्ण डिसाइड करता था। उसके बाद सोसाइटी में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, वर्ण सिस्टम रिजिड हो गया था एंड बिल्कुल भी जो सोशल मोबिलिटी है वो खत्म हो गई थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऋग्वेदिक इंडिया। तो इनमें से जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसका सीक्वेंस बताना है कि छोटा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो सबसे पहले आप ये देख लो कि असेंडिंग है, छोटे से बड़ा जाना है। तो सबसे बड़ा इनमें से आपको क्या लगता है? इस ऑप्शन को आप कोई भी ऑप्शन पढ़ो वही आगे पीछे। तो राष्ट्र तो सबसे बड़ी चीज हुई ना, राष्ट्र मतलब देश। तो फिर ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है जहां भी राष्ट्र सबसे पहले दिया गया हो। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो आपके पास असल में करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कुल, देन ग्राम, देन विश, देन जना, देन राष्ट्र। तो इसका हम मीनिंग भी देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता था ऋग्वेदिक में, सबसे पहले आता था कुल। कुल क्या है आपके पास? कुल है आपके पास फैमिली। उसके बाद है विलेज, विलेज है आपके पास ग्राम। विश किसको बोलते हैं? क्लैन को। पीपल क्या है? जन। एंड फिर है कंट्री जो कि है राष्ट्र। फैमिली है, फिर गांव है, फिर आपका क्लैन है, फिर आपके पास सारे जन हैं, लोग हैं, फिर उनको मिला के एक राष्ट्र बनता है। तो ये आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वैदिक पीरियड के अंडर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो इजी हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से। तो माखनलाल एनसीईआरटी है, उसके चैप्टर 9 से ये जो लिया गया है कि इस तरीके से जो है उस टाइम पे हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता था। कुल यानी कि जो फैमिली होती थी
वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता था, मतलब कि इसमें वो लोग थे जो एक घर में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, घर जो है वो मिलके एक ग्राम बनाते थे, और ग्राम का जो हेड होता था उसे ग्रामिनी बोला जाता था। उसके बाद जो हमारी बड़ी फॉर्मेशन थी वो थी विश थी, लार्जर फॉर्मेशन कॉल्ड दी विश, जिसके हेड होते थे हमारे पास विशपति। उसके बाद उससे बड़ी फॉर्मेशन कौन सी है, पीपल जना। Larger than the wish was the jana. Regarding jana, we get mention of the panch jana of people called the yadus, and the bharatas. Bali came to the king from his people and also got defeated. तो मतलब ये this is not that important. There is family, village, clan, people, and then country. Next is the term vrihi in later Vedic age is associated with what? तो संस्कृत वर्ड है, वैदिक एज का वर्ड है, तो ये किससे रिलेटेड है? दे आर नॉट आस्किंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ व्रीहि, दे आर आस्किंग कि किससे एसोसिएटेड है, एग्रीकल्चर, वैदिक टेक्स्ट, वर्ण सिस्टम या लेबर से। तो जो व्रीहि है उसका मीनिंग होता है राइस। तो ये किससे रिलेटेड हो गया आपका? ए, एग्रीकल्चर से। व्रीहि का मतलब होता है राइस, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। So for the first time Vedic people है acquainted with rice in the Gangetic basin. It is called Vrihi in the Vedic text and it remains जो है recover हुए थे हस्तिनापुर से, जो कि 8th century BC से जो है वहां पे remains पाए गए हैं। ये हमारा जो सोर्स है, it is old NCERT by R.S. Sharma, chapter 9, ये उसका स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉटरी वॉज फाउंड इन द लेटर वैदिक एज। तो पॉटरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप की थी, पाई जाती थी लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज जब सोसाइटी में डिटीरियोरेशन आना शुरू हो गया था। तो पहला है ए, ब्लैक एंड रेड वेयर, बी, रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है वहां पे तीनों टाइप की पॉटरी जो है, ब्लैक एंड रेड ऑल्सो, पेंटेड ग्रे वेयर, तीनों टाइप जो है पाए जाते थे। तो डी, ऑल ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट आंसर। सबसे इनमें से डिस्टिंक्टिव जो पॉटरी थी वो थी पेंटेड ग्रेवेयर। अब इसका सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा, चैप्टर 9। अब हिस्ट्री जो है, अगर आप एक माइंड में टाइमलाइन लेके चल के नोट्स बनाते हैं तो वो सबसे आपको इजी रहेगा कि आप एक स्टोरी की तरह याद कर लें कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। Next is consider the following statements with respect to agricultural practiced in the iron age. तो आयरन एज में जो एग्रीकल्चर है वो कैसी प्रैक्टिस होता था? पहला है although plowing was done with the help of wooden plowshare, their agriculture was primitive. although हम wooden plow यूज करते थे, क्या उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था वो प्रिमिटिव था। दूसरा, the Vedic people continued to produce barley and during this period rice and barley became their chief crops. तो क्या although barley पहले से प्रोड्यूस कर रहे थे, बाद में rice and barley became the chief crops. तो पहला हमारा बिल्कुल सही है कि प्रिमिटिव था, जो है उस टाइम पे वुडन प्लो यूज करते थे, बट बेसिकली जो हमारा एग्रीकल्चर था वो प्रिमिटिव था। एंड सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत है। उस टाइम पे वीट एंड राइस जो थे, ऑल्दो बार्ले भी प्रोड्यूस होता था, लेकिन वीट एंड राइस उस टाइम पे चीफ क्रॉप्स थे हमारे पास। तो हमारे पास आंसर करेक्ट कौन सा होगा? ए ओनली। बहुत ही कम एग्रीकल्चरल टूल्स पाए गए हैं जो कि आयरन के बने हो। बेसिकली वहां पे जो है आपका वुडन टूल्स ही यूज होते थे। तो जो वुडन टूल्स जो है वो लाइटर सॉइल जो था अपर गंजेटिक प्लेन्स का, वहां पे चल जाता था। एंड बुलॉक्स जो थे कुड नॉट बी अवेलेबल बिकॉज ऑफ दी कैटल स्लॉटर इन सेक्रीफाइसेस। तो इसके कारण भी काफी इशू था। तो प्रिमिटिव ही था उस टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर था। एंड वैदिक पीरियड बार्ले प्रोड्यूस करते थे, लेकिन राइस एंड व्हीट जो है वो चीफ क्रॉप्स का स्टेपल फूड बन गया था पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और हमने पहले डिस्कस किया कि राइस को व्रीहि बोला गया है वैदिक टेक्स्ट के अंदर। ये जो सोर्स है इट इज ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा, चैप्टर 9। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वैदिक एज। तो हम वैदिक एज ही कर रहे हैं, आज सब कुछ डिस्कस है इस लेक्चर में। तो फर्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज कुला, यानी कि कुल। सेकंड, द असेंबली सभा वाज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। Third, in later Vedic times, people knew the use of burnt bricks as a lot of brick structures have been discovered in Hastinapur.
पुर। तो इसमें पहला क्या बोला जा रहा है कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक यूनिट कुल था, ये हम पहले कर चुके हैं। असेंबली जो थी, सभा वाज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। एंड थर्ड, क्या बर्न्ड ब्रिक्स जो है वो यूज करने शुरू कर दिए थे, जैसा कि हमने हस्तिनापुर में डिस्कवर किया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास सही है, हम कर चुके हैं डिस्कस कि जो कुल थे वो बेसिक यूनिट था पॉलिटिकल सिस्टम का। सेकंड इज आल्सो राइट, जो असेंबली सभा थी वहां पे एल्डर्स का ये एक काउंसिल होता था, डिसीजन मेकिंग काउंसिल था जो। थर्ड गलत है, लेटर वैदिक के टाइम पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज नहीं था, क्योंकि जो हस्तिनापुर में स्ट्रक्चर्स मिले हैं वो मड के जो हैं हट टाइप स्ट्रक्चर्स मिले हैं वहां पे, तो बर्न्ड ब्रिक्स वहां पे नहीं थे लेटर वैदिक टाइम पे। तो हमारे पास जो 1 और 2 है, 8 है, वही करेक्ट आंसर है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक यूनिट था पॉलिटिकल सिस्टम का वो कुल था, एंड बहुत सारी फैमिली जो है वो मिलके ग्राम बनाते थे, ग्राम के लीडर को ग्रामनी बोला जाता था, एंड उसके बाद विशु होता था, बड़ा ग्रुप ऑफ विलेजेस का विशु, जिसका जो हेड होता था वो विश्वपति होता था। हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट होती थी उस टाइम पे जन या ट्राइब। अब जो समिति है जो सेकंड ऑप्शन में डिस्कस किया गया है, वो पॉलिटिकल डिसीजंस लेते थे, पॉलिटिकल बिजनेस है, वो सब कुछ समिति के अंडर से डिस्कस होता था। एंड इसमें कॉमन पीपल भी होते थे, लेकिन जो संहिता थी जो कि लेस पॉलिटिकल थी इन कैरेक्टर, वहां पे एल्डर्स की बॉडी होती थी। तो आपको याद रखना है, समिति में आम लोग भी होते थे, संहिता के अंदर हमारे पास एल्डर्स भी होते थे। लेटर वैदिक में दे हार्डली न्यू द यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, एंड वहां पे जो मड स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए गए हैं हस्तिनापुर पे, जो कि ज्यादा के लास्टिंग तो नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट इज हाँ, हम इसका सोर्स देख लेते हैं कि आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 9 एंड माखन लाल की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, दोनों में जो है ये मेंशन किया गया है। तो जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि ओल्ड करना है न्यू करना है, तो वी हैव कवर्ड बोथ ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज। कंसिडर द फॉलोइंग statements with the respect of the text of Vedic civilization. The Rig Veda broadly deals with ritualistic aspect and philosophical aspect. The Brahmanas are full of ritualistic formula and explain the social and religious meaning of rituals. Third, the philosophical aspect is elaborated with the Upanishad. तो जब आप हमारा वैदिक लिटरेचर करते हैं तो यू डू वेदास एंड ब्राह्मणास एंड उपनिषद, ठीक है। तो जो हमारे पास ऋग्वेद है, तीनों ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे सही है। जो ऋग्वेद है, इट डेल्ट विद द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स, लेकिन रिचुअल्स पे इतना एम्फेसाइज नहीं था, वो ज्यादा एम्फेसाइज हुआ है ब्राह्मणास ने। हर वेद के साथ ब्राह्मणास अटैच्ड हैं, लेकिन ब्राह्मणास जो है उनके आने पे जो है हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा रिचुअल्स आए हैं। सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग क्या है रिचुअल्स का, कैसे परफॉर्म करना है, वो ब्राह्मणास में दिया गया था। जो उपनिषद है वो ज्यादा रिचुअल्स में नहीं मानते थे, वो ज्यादा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से डील करते थे। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ब्राह्मणास है द अर्लीस्ट ऑफ द आर्यन प्रोज लिटरेचर, सैक्रिफाइस डील करते थे कि कैसे सैक्रिफाइसेस करने हैं, सेरेमनीज कैसे करने हैं, वो सब था इसके अंदर। जो उपनिषद थे, दे डिड नॉट बिलीव इन सैक्रिफाइसेस सेरेमनीज, लेकिन वो जो है नॉलेज में विश्वास करते थे, ठीक है। सोल और आत्मा ऐसी सब चीजें जो है वो उपनिषद में डिस्कस हैं। तो हमारे पास जो ओल्डेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं वो है छंदोग्य एंड बृहदारण्यक, ठीक है। तो उसके बाद स्टोरीज की फॉर्म में दिया हुआ है, जंगल बुक्स भी बोला जाता है इनको। एंड जो उपनिषद है इसके अलावा और है कथक, ईसा, मुंडक एंड प्रासना। इसका सोर्स है हमारे पास माखन लाल ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 10 पेज 94। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बोघास कोई इंस्क्रिप्शन। अब हमारे पास तो बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस है, लेकिन दिस वन स्पेसिफिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सम रीजन दैट वी विल बी डिस्कसिंग। तो फर्स्ट इज बोघास कोई इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 1400 BC which prove that Rig Veda must have come into existence much before that date. Boghaz-koi has mentions of the name of Vedic gods Indra, Varuna, Mitra and two Nasatyas. Third, Boghaz-koi inscription records a treaty between the Hittite and the Mitanni kings, and these gods were cited as the witnesses to this treaty. पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बोघास कोई इंस्क्रिप्शन है, ये प्रूफ करता है कि ऋग्वेद जो है इस इंस्क्रिप्शन के टाइम से काफी पहले से एग्जिस्ट करती है, यानी कि 1400 BC से काफी पहले से
एग्जिस्ट करती है। तो इसने ये प्रूव किया था कि ऋग्वेद जो है इससे भी पुराना है। दूसरा है बोघास कोई के अंदर मेंशन है ये हमारे गॉड्स इंद्र, वरुण, मित्र एंड ट्रू नसात्यास, तो ये भी उसके अंदर मेंशन है उस इंस्क्रिप्शन में। एंड थर्ड इज ऑल्सो राइट, एक ट्रीटी दिखाई गई है, रिकॉर्ड की गई है इस इंस्क्रिप्शन में, जो कि दिखाती है कि हिताइत और मितानी किंग्स के अंदर एक ट्रीटी हुई थी, और जो हमारे गॉड्स हैं इंद्र, वरुण, मित्र, ये सब वहां पे विटनेस थे उस ट्रीटी के लिए। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन राइट है? हमारे पास डी, ऑल ऑफ दी अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जो जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी माखनलाल चैप्टर 9 पेज नंबर 84 से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन विद द एसोसिएटेड प्लेसेस। तो अभी हमने वो इंस्क्रिप्शन किया है, तो ये अब हमारे इंपॉर्टेंट है आगे भी, ये वाले इंस्क्रिप्शन भी। हिताइत इंस्क्रिप्शन एनाटोलिया टर्की, कसाइट इंस्क्रिप्शन इराक, मितानी इंस्क्रिप्शन सीरिया। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हिताइत और मितानी किंग्स के अंदर क्या हुआ था, एक साइन हुआ था जो कि उस इंस्क्रिप्शन में मेंशन था। तो अब ये दिया गया कि कहाँ कहाँ पे है ये इंस्क्रिप्शन और जगह है, तो ये तीनों करेक्टली मैच्ड है। हिताइत कहाँ पे है? एनाटोलिया टर्की में। कसाइट कहाँ पे है? इराक में। मितानी कहाँ पे है? सीरिया में। सो ऑल ऑफ दी अबव आर दी करेक्ट ऑप्शंस। तो जो अर्लियर स्पेसिमेन है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के, वो इंस्क्रिप्शन पाई गई है इराक में 2200 बीसी में। बाद में और पाए गए हैं टर्की के अंदर भी और सीरिया के अंडर भी। तो आर्यंस का नेम जो है वो कसाइट इंस्क्रिप्शन में भी दिया गया है जो कि इराक में पाई जाती है, और मितानी इंस्क्रिप्शन में भी दिया गया है जो कि 14th सेंचुरी बीसी की है, जो कि सीरिया से पाई गई है। लेकिन ऐसी कोई भी इंस्क्रिप्शन जो है वो इंडिया में नहीं पाई गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में नाम थोड़े से अजीब लगेंगे, इफ यू रिवाइज दिस 2-3 टाइम्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज सोर्स इसका कौन सा है? ओल्ड एनसीईआरटी है बाय आर.एस. शर्मा चैप्टर 8 पेज नंबर 70, जहां पे एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड एज ऑफ ऋग्वेद दिया गया है। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ टुडे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जो एनसीईआरटी उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर फॉलोइंग द कर्फ्यूज के रूल जो है फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to keep you and your family and the community safe. This is the time you can contribute something towards the nation just by sitting at your home. So be safe and keep on revising. Thank you so much.